दोस्तों, आखिरकार देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 5 दिन बाद जो राज खुल रहे हैं, उसके सिरे किस तौर पर मोदी सरकार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई जगदीप धनखड़ मोदी सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वाकई जगदीप धनखड़ की कोई चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या किसी जैन सरीखे लोगों से मुलाकात हुई थी? या फिर मुलाकात नहीं हुई तो उनका दूत कौन था जो मैसेज लेकर के इनकी तरफ गया था? और आखिर वो मैसेज था क्या जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, बीते 5 दिनों में आपने अलग अलग तरह की अटकलें, अलग अलग तरह के तथ्य जो दावे किए जाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये चीज हुई थी, यशवंत वर्मा थे, जेपी नड्डा थे, या फिर अलग अलग नेताओं के साथ में उनकी जो फोन पे बातचीत हुई, या फिर किसने हड़काया, किसने धमकाया, बहुत कुछ चीजें सुन रहे हैं। कोई सच्चाई किसी में अब तक साफ तौर पर न आई है। आएगी तो तभी जब जगदीप धनखड़ बोलेंगे, क्योंकि कोई एक तात्कालिक कारण नहीं था। चूंकि ये 8 महीने से पहले से तय था कि जगदीप धनखड़ का जाना तय हो चुका है। और ऐसे में 8 महीने पहले ये क्यों तय हुआ था दोस्तों? अब जो 25-26 जुलाई के बीच में जो बातें सामने आई हैं, वो बातें तो सुनने में ऐसी लगती हैं जिस पर मेरा मन तो यकीन करने को कहता नहीं है। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर टीडीपी से जुड़े हुए इक्का दुक्का जिन नेताओं से मेरी बात हो पाती है, या फिर कुछ ऐसे राजनीतिक विश्लेषक जिनके पास में राजनीतिक गलियारों की खबरें घूम फिर करके आती हैं, जब ये खबरें सामने आई कि जगदीप धनखड़ का जो चेहरा आप संसद के भीतर, राज्यसभा के अंदर, या फिर सत्ता पक्ष के साथ में या विपक्ष के खिलाफ देखते आ रहे थे, दरअसल उस चेहरे से इतर एक और चीज ऐसी थी जो बीते 10 महीनों से जगदीप धनखड़ जिसके शिकार थे, और जगदीप धनखड़ कहीं ना कहीं इस सरकार से एक तरीके से परेशान से नजर आ रहे थे। शायद तभी उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की या उनके यहां मैसेज भिजवाया। शायद तभी उन्होंने, जैसा कि मैं अपने पिछले शो में एक दिन पहले बता चुका हूं, कि बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार की बैसाखियों के साथ में जगदीप धनखड़ के रिश्ते कैसे बन रहे थे और उनके साथ में संवाद किस स्तर पर गई थी, और उस संवाद का बेसिक थीम था क्या दोस्तों? जो खबरें सामने आई हैं कि जगदीप धनखड़ एक जाट नेता, एक किसान नेता, एक लॉयर, एडवोकेट, राज्यपाल, जो कि लोकदल से लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में रहे, उपराष्ट्रपति, इतने सब पद पर पहुंचे। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी कहानी उत्पन्न हुई जिसमें वो मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों के साथ में संवाद करके इस सरकार के खिलाफ कोई ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उनकी अंतरात्मा को एक संतुष्टि मिलने वाली थी। आगे आने वाले दिनों में कोई प्लान बी था। क्योंकि दोस्तों, खबरें सीधे सीधे कही जा रही हैं कि धनखड़ का मैसेज गया नायडू के पास में कि साहब, ये सरकार तो ऐसा ऐसा करती है, इस सरकार के साथ में कब तक आपका समर्थन रहेगा, और आज इस समर्थन के बदले और फिर आपका फायदा और नुकसान क्या है? आगे आने वाले दिनों में 2029 के बाद की स्थिति किस तौर पर बदल रही है? तो धनखड़ का नायडू से मैसेज हो, धनखड़ का नीतीश से मैसेज हो, धनखड़ का जैन से मैसेज हो, या धनखड़ का भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टियां जो केंद्र में बैसाखी बनी हुई हैं, भूले हुए हैं आप महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में कमजोर किया था, उसी महाराष्ट्र की वही पार्टी जिसके मुखिया डिप्टी सीएम है शिंदे के, उनकी पार्टी के सांसद भी केंद्र में बैसाखी नंबर 3 के तौर पर बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में धनखड़ का आखिर जो पूरा का पूरा खेल था, या फिर धनखड़ जिस लाइन पर, जिस स्क्रिप्ट पर चल रहे थे, उस स्क्रिप्ट की जानकारी कैसे लीक हुई, किन लोगों ने किया, और फिर क्या वाकई धनखड़ के ये चाहने से सरकार अस्थिर हो जाती? जाहिर तौर पर 32 सीटें कम है बीजेपी के पास में, 3 महत्वपूर्ण पार्टियां, नायडू, नीतीश, शिंदे, और इसके साथ में कुछ छोटी छोटी पार्टियां। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको एक बात यहां पर रोक करके और बता दूं कि अगर इस जगह पर यूपीए की सरकार होती, यानी कि कांग्रेस
गठबंधन सरकार लोगों के साथ में, दलों के साथ में सरकार चला रही होती। मैं आपको दावे से कहता हूं कि सरकार गिर चुकी। तो दोस्तों, आप ये तय मान लीजिए कि अगर मौजूदा वक्त की मोदी सरकार जिस तरीके से 240 सीटों के साथ में और जिस अंदाज में नायडू और नीतीश का जो टसल है मोदी और बीजेपी के साथ में, इस कंडीशन में जिस तरीके से चल रही है, अगर ऐसी कंडीशन यूपीए के साथ होती, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस का उस पिछला यूपीए 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और यूपीए 2 के वक्त था, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आज की अगर होती, आप यकीन मानिए इस सरकार को गिरा दिया गया होता। मोदी शाह की बुद्धि, मोदी शाह का तिकड़म, मोदी शाह का वो जाल फेंकना, अरे आप देख लीजिए ना, अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र तो आपके सामने अभी भी की मिसाल है। बहुत सारे ऐसे हैं, कर्नाटका, क्या कुछ नहीं किया दोस्तों। पूरी की पूरी पार्टी, और एक एक पार्टी नहीं दोस्तों, यहां एक पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ने के लिए पसीने आ जाते हैं। एक साथ दो दो पार्टियां तोड़ डाली महाराष्ट्र में, और वो भी जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, वो भी जिनका दबदबा महाराष्ट्र में था, ठाकरे परिवार की पार्टी तोड़ दी। वहां पर शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, जिन्हें राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये बीजेपी की सरकार है, और ये जो स्थिति है इस वक्त, इस स्थिति में जाहिर तौर पर ऐसा जगदीप धनखड़ को लगा होगा, या जो कुछ पर्दे के पीछे की कहानी बनती उधेड़ बुन में जो कुछ रही होंगी, नायडू से मीटिंग, और कहा ऐसा बह गया कि जिस दूत के हाथ से मैसेज नायडू तक गया, उसी दूत ने नीतीश के पास भी जाकर के अपनी बातें रखी, और उसी दूत ने इनके तीसरे, मोदी सरकार की जो तीसरी बैसाखी है, जिस पर टेक लगाए हुए हैं थोड़ा सा, एकनाथ शिंदे, वो एकनाथ शिंदे जिनको लेकर के महाराष्ट्र में प्लान बी भारतीय जनता पार्टी का तैयार है, उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर कहा जा रहा है कि ठाकरे बंधुओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश है, इस कंडीशन पर भी कि हम सरकार में भागीदारी राज्य में तो देंगे ही, केंद्र में भी देंगे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ये सारी स्थितियां जब सामने आई, और ये भी चीजें जब मैसेज आगे तक गए, तो फिर जाहिर तौर पर वो लॉबी ऐसी है जो उनको अगर किसी तरह की आंखें दिखाई हो किसी ने, वो जिंदगी में माफ नहीं करते हैं। इसीलिए शायद बंद कमरे की मीटिंग में, बंद कमरे की उस लंच में अपने लोगों के साथ में जो बातें उन्होंने कही थी जगदीप धनखड़ जी ने, कि साहब राहुल गांधी एक विजनरी नेता है, हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सब हैं, शरीफ हैं, लेकिन इस गुजराती लॉबी से, इन दोनों से लड़ने में सक्षम नहीं, क्योंकि वहां पर सब कुछ किया जाता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। अब आप उस सब कुछ के कोट इन कोट के बीच की बिटवीन द लाइन आप समझ ले, फिट कर लीजिए, कुछ भी संभव, बहुत सारी चीजें सामने आई। दोस्तों, अमित शाह के बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार एक किस्सा बता रहे थे कि साहब जब ये कॉलेज का चुनाव लड़ रहे थे, बहुत जल्दी से मैं आपको बताता हुए चलता हूं कि जब कॉलेज का चुनाव लड़ रहे थे, और उस वक्त में जो सामने कांग्रेस पार्टी एबीवीपी और कांग्रेस के एनएसआई, तो वहां पर सामने एक महिला प्रत्याशी थी, एक युवती खड़ी थी, एक छात्रा थी। इनको लगा कि साहब छात्राओं की संख्या ज्यादा है, वो सब के सब उधर जाएंगे। कॉलेज के छात्राओं के परिवार वालों में घरों में फोन करवा दिया, लैंडलाइन पे उस वक्त या जिस पर भी, कि साहब कल कॉलेज में बहुत बवाल होने वाला है और बच्चों को अपने भेजिए मत। और ऐसा ही हुआ, वो छात्राएं कॉलेज नहीं आई, वोट जो पढ़ना था विरोधी के पास में पड़ा नहीं, जीत गए अमित शाह या इनका प्रत्याशी। खैर, तो ये आज से नहीं, और राजनीति का तकाजा भी है, इसमें बुरा क्या है। राजनीति नाम ही है भारतीय परिस्थितियों की राजनीति में छल कपट कीना मार धाड़ हत्या तक भी कितने सारे केसेस हमने देखे, धड़ल्ले से करा, कहा तो ऐसा तक जाता है कि साहब जजेस की हत्या करवा दी जाती है। बहरहाल ये जो स्थितियां हैं, और चूंकि इसमें जिस तरीके से देश की राजनीति चल रही है मौजूदा वक्त की है, 2029 आते आते या 29 के बाद की स्थितियों को लेकर के इन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ में भी बातचीत करना, विमर्श करना शुरू किया। वैसे भले ही ये भारतीय जनता पार्टी में आए हो, लेकिन कहां से गुजर करके आए हैं। एक समाजवादी नेता रहे हैं, ये लोकदल में थे, कांग्रेस में थे, एडवोकेट थे। उसके बाद में जब बीजेपी ने अपने पास लाया, पलकों पर बिठाकर राज्यपाल बिठा करके पश्चिम बंगाल का बिठा दिया कि जाइए ममता बनर्जी के नकेल कसी, और उसके बाद उपराष्ट्रपति के तौर पर लाकर बिठा दिया, आइए सदन के अंदर विपक्षियों को डंडा मारिए संसद के भीतर।
वो तस्वीरें आपने देखी किस अंदाज में कोई भी शख्स अगर, जैसा कि आप टीवी डिबेट पर देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में गलीज तरीके से गंदे स्तर पर जाकर के उनके लिए सपोर्ट करने वाले स्कॉलर्स को आप सुनते होंगे, आपका बीपी बढ़ता होगा। अंट शंट गलत सलत कुछ भी बोल करके बस मोदी 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 चालीसा पढ़ते रहते हैं। देश कहाँ है, देश का विकास कहाँ है, मुद्दों को छोड़ दीजिए। तो नफरत और जहर की इस राजनीति में, और वो भी जाहिर तौर पर जिसकी बुनियाद ही जिस भारतीय जनता पार्टी की नफरत की बुनियाद पर बनी हो पार्टी, नफरत की बुनियाद पर उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन हो, मुस्लिमों से नफरत की बुनियाद पर, क्योंकि उनके जो महापुरुष हैं, जिनकी किताबें हैं, आप जाइए गोलवलकर जी से, एडवर्ड जी से लेकर के और इनसे इंस्पायर हैं, सावरकर से, आप देख लीजिए उनकी किताबें उठा करके। मुसलमानों के लिए कोई जगह ही नहीं देश के अंदर, दोयम दर्जे के नागरिक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, निकाह करना इनके हिसाब से तो ठीक है, इनके हिसाब से वही इनका धर्म है। भले ही इनके नेता ये कहें कि साहब मोदी साहब राजधर्म निभाइए गुजरात में, ऐसे मुसलमानों को कटने मत दीजिए, वही तो कर रहे हैं साहब। खैर, तो ये स्थिति मौजूदा वक्त में सबके ज़हन में होगी, और जो मैसेज धनखड़ साहब की तरफ से नायडू, नीतीश कहा जा रहा, शिंदे और कुछ लोगों के पास में गया, इसकी भी भनक आगे तक गई। और फिर ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर जो कुछ होना था, क्योंकि इनके खिलाफ वो 8 महीने पहले से स्थितियां चलती आ रही थी, अब अचानक इस्तीफे के लिए न सिर्फ दबाव, बल्कि इनको पता था, कोई दबाव नहीं, इनको पता था, दबाव तो बहुत पहले से था कि साहब इस्तीफा तो देना ही है। अब ऐसी स्थिति में जो कुछ बातें ये कहना चाह रहे हैं, इनको आकर के सामने कहना चाहिए, लेकिन शायद वो स्पाइन है नहीं, वो रीढ़ की हड्डी है नहीं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होती तो संसद में उस कुर्सी पर बैठ करके वैसा पक्षपात नहीं करते, उपराष्ट्रपति के पद पर होते हुए बीजेपी के लिए लेट नहीं जाते, आपने देखा है। फिलहाल दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।